स्वागत है। आज 13 सितंबर 2025 की कुछ खास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर एक गहरी नजर डालते हैं। हमारे पास अलग अलग समाचार स्रोतों से जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इन खबरों की तह तक जाएं, उनके असल मायने समझें। आज काफी कुछ चल रहा है। मतलब भारत को नए उपराष्ट्रपति मिले हैं, उधर नेपाल में पहली बार एक महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है और वैश्विक मंच पर देखें तो पोलैंड रूस सीमा पर तनाव है, यूक्रेन युद्ध का असर ऊर्जा बाजारों पर पड़ रहा है और भारत अपनी मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इन पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत भारत की राजनीति से करते हैं। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। ये सिर्फ एक औपचारिक पद तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से बहुत अहम है। अच्छा। हाँ, देखिए, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में तो वो कार्यभार संभालते ही हैं, पर उससे भी अहम वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ओह अच्छा, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन। जी, यानी संसद के उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन वो उन्हीं के जिम्मे होता है। तो इसका मतलब है कि देश के कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका काफी निर्णायक हो सकती है, खासकर अगर सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत कम हो। निश्चित रूप से सभापति के तौर पर वो तय करते हैं कि कौन से विधेयक कब चर्चा के लिए आएंगे, बहस का समय कितना होगा, नियमों की व्याख्या कैसे होगी, ये सब। सीपी राधाकृष्णन का अपना राजनीतिक अनुभव है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो राज्यसभा के संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं। हाँ, खासकर विवादास्पद या महत्वपूर्ण बिलों पर। बिल्कुल, उनकी पृष्ठभूमि और कार्यशैली का असर सदन के माहौल और विधायी एजेंडे पर पड़ सकता है। सही कहा। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। एक दिलचस्प खबर भारत और मॉरिशस से है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। दोनों देशों ने अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं यानी भारतीय रुपए और मॉरिशस रुपए में व्यापार करने पर सहमति जताई है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उस लगभग 680 करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का हिस्सा है, जिसमें स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। अच्छा। पर ये जो मुद्रा वाला पहलू है ना, ये खास तौर से ध्यान देने लायक है। क्यों? क्या ये सिर्फ व्यापार आसान बनाने के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? देखिए, दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये कि अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करने से वो जो डॉलर जैसी तीसरी मुद्रा पर निर्भरता है ना, हाँ, वो कम होती है। इससे विनिमय दर के उतार चढ़ाव का जोखिम घटता है और लेन देन की लागत भी शायद कम हो सकती है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये असल में कोशिश है भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की। अंतर्राष्ट्रीय बनाने की मतलब भारत चाहता है कि रुपया सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इस्तेमाल हो। बिल्कुल, इसे रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अच्छा। अगर ज्यादा देश व्यापार और निवेश के लिए रुपए का इस्तेमाल करने लगे तो ये भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगा। और मॉरिशस के साथ ही क्यों? मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का एक अहम रणनीतिक साझेदार है, तो उसके साथ ये समझौता इस दिशा में एक और कदम है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ पश्चिम पर ही नहीं बल्कि अपने पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र में भी आर्थिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात, लेकिन देश के अंदर देखें तो महंगाई का हाल क्या है? अगस्त 2025 के आंकड़े आए हैं। हाँ, और आंकड़े थोड़े मिले जुले हैं। खुदरा महंगाई यानी सीपीआई आधारित महंगाई अगस्त में बढ़कर 2.07% हो गई है। अच्छा, बढ़ गई है? हाँ, पिछले महीने से ज्यादा है। लेकिन सुनने में आया कि खाने पीने की चीजें सस्ती हुई हैं, फिर महंगाई बढ़ी कैसे? हाँ, यही इसमें दिलचस्प मोड़ है। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर असल में कम हुई है, जो आम लोगों के लिए थोड़ी राहत की बात है। तो फिर? लेकिन अगर हम खाद्य पदार्थों और ईंधन को हटा दें, जिसे कोर इन्फ्लेशन या मुख्य महंगाई कहते हैं, हाँ, कोर इन्फ्लेशन, तो वो बढ़ी है। इसका मतलब है कि कपड़े, जूते, घर का किराया, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, मतलब दूसरी जरूरी चीजें और सेवाएं महंगी हुई हैं। ओह, तो ये चिंता की बात क्यों है? अगर खाने का खर्च कम हो रहा है तो ठीक नहीं? देखिए, खाद्य महंगाई अक्सर मौसम या सप्लाई की दिक्कतों की वजह से बहुत तेजी से घटती बढ़ती है, अस्थायी होती है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन का बढ़ना अर्थव्यवस्था में अंदरूनी मांग और लागत के दबावों को दिखाता है। ये ज्यादा टिकाऊ किस्म की महंगाई हो सकती है। अच्छा। अगर ये लगातार बढ़ती है तो रिजर्व बैंक को हो सकता है ब्याज दरें बढ़ाने के बारे में सोचना पड़े, ताकि लोग खर्च कम करें और महंगाई काबू में आए। तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी में इसका असर दिख सकता है? बिल्कुल,
ये आंकड़े आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए काफी अहम होंगे। वो सिर्फ हेडलाइन नंबर यानी 2.07% नहीं देखेंगे, बल्कि इस अंदरूनी बनावट पर जरूर गौर करेंगे। समझ गया, यानी तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। चलिए अब जरा पड़ोस में देखते हैं। नेपाल से एक बड़ी खबर है, सुशीला कार्की ने देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। जी हाँ, और ये नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल है। हाँ, पहली महिला प्रधानमंत्री। जी, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला हैं जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंची हैं, भले ही अंतरिम तौर पर। ये तब हुआ है जब देश में वो हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये राजनीतिक स्थिरता ला पाएगा? क्योंकि खबरें बता रही हैं कि हालात काफी नाजुक हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ ये लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नियुक्ति गहरे राजनीतिक संकट और अस्थिरता के बीच हुई है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की का मुख्य काम देश में शांति बहाल करना, राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना और सबसे जरूरी निष्पक्ष चुनाव कराना होगा। काफी बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, उनका कार्यकाल छोटा हो सकता है, लेकिन उन पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। ये देखना होगा कि क्या वो इन उम्मीदों पर खरी उतर पाती हैं या फिर वो राजनीतिक खींचतान जारी रहती है। बिल्कुल, नेपाल की स्थिति पर नजर रखनी होगी। अब यूरोप चलते हैं, जहां तनाव फिर से बढ़ता दिख रहा है। पोलैंड ने रूस पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। हाँ, ये काफी गंभीर आरोप है। क्या हुआ है ठीक से? पोलैंड का कहना है कि रूस के 21 ड्रोन्स ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। ये सिर्फ कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है, इसे एक बड़ा हमला माना जा रहा है। 21 ड्रोन? जी, ये तो काफी ज्यादा है। जी, और क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है, इस घटना ने नाटो को भी हरकत में ला दिया है। अच्छा, नाटो क्या कर रहा है? नेटो अपने पूर्वी यूरोपीय सदस्य देशों, खासकर पोलैंड और बाल्टिक देशों की हवाई सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। मतलब अतिरिक्त निगरानी प्रणाली, फाइटर जेट्स की गश्त बढ़ाई जा रही है। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। हाँ, ये नेटो की तरफ से एक संदेश है कि वो अपने सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वो जो उनका सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है ना, हाँ, आर्टिकल 5 वाला। जी, कि एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, ये उसी के तहत प्रतिक्रिया है। लेकिन इस घटना का असर क्या होगा? क्या ये रूस और नेटो के बीच तनाव को और बढ़ाएगा? निश्चित तौर पर। रूस और नेटो के संबंध पहले से ही यूक्रेन युद्ध की वजह से आप जानते हैं बेहद तनावपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। इस तरह की घटनाएं, खासकर अगर ये जानबूझकर की गई घुसपैठ साबित होती है, तो स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं। ये पूर्वी यूरोप में सुरक्षा की नाजुक स्थिति को दिखाता है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग भड़का सकती है। उन्हीं इलाकों में खासकर तेल ठिकानों पर हमले तेज कर रहा है। जी, ये यूक्रेन की रणनीति में एक अहम बदलाव दिख रहा है। बदलाव कैसा? पहले यूक्रेन का फोकस ज्यादातर अपनी जमीन की रक्षा या फिर कब्जाए हुए इलाकों को छुड़ाने पर था, पर अब वो ड्रोन हमलों के जरिए रूस की तेल रिफाइनरियों और निर्यात के लिए बने बंदरगाहों को निशाना बना रहा है, रूस के अंदर जाकर। इसका मकसद क्या है? क्या वो रूस को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा ही लगता है। देखिए, रूस अपने युद्ध को चलाने के लिए काफी हद तक तेल और गैस के निर्यात से होने वाली कमाई पर निर्भर है। हाँ, ये तो है। तो इन ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन सीधे रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो रूस की तेल उत्पादन और निर्यात क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे रूस के लिए युद्ध जारी रखना शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन पश्चिमी देश इसे लेकर चिंतित क्यों हैं? उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है। हाँ, चिंता जायज है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। अगर उसकी रिफाइनरियों या निर्यात टर्मिनलों पर हमले होते हैं और सप्लाई कम होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और उसका असर तो फिर सब पर पड़ेगा। बिल्कुल, इसका असर सिर्फ यूरोप या अमेरिका पर ही नहीं, बल्कि भारत जैसे तेल आयातक देशों समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। तो एक तरफ यूक्रेन अपनी रक्षा के लिए यह कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके वैश्विक आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। हम सब पर पड़ सकता है। अच्छा, एक और खबर पर बात करते हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है। ज्ञान भारतम मिशन, इसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, ज्ञान भारतम मिशन ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण पहल है, मुझे लगता है। क्या है ये मिशन? देखिए, भारत के पास हजारों सालों की लिखित विरासत है। वेद, पुराण, शास्त्र, साहित्य, विज्ञान, गणित, लाखों पांडुलिपियों में, मतलब हाथ से लिखी पुरानी किताबें और दस्तावेज,
हाँ, बहुत विशाल भंडार है। जी। तो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य इसी विशाल खजाने को डिजिटल रूप देना है, यानी इन पांडुलिपियों को स्कैन करके ऑनलाइन उपलब्ध कराना। हाल ही में दिल्ली में इससे जुड़ा एक पोर्टल और सम्मेलन भी शुरू किया गया है। तो इसका फायदा क्या होगा, मतलब डिजिटल बनाने से? फायदे कई हैं। सबसे पहला तो ये कि ये हमारी अनमोल धरोहर को हमेशा के लिए संरक्षित कर देगा। देखिए, पांडुलिपियां समय के साथ खराब हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। सही बात है। लेकिन डिजिटल रूप सुरक्षित रहेगा। हम्म, दूसरा, इससे ज्ञान तक सबकी पहुंच आसान हो जाएगी। बिल्कुल। अभी ये पांडुलिपियां अलग-अलग लाइब्रेरियों, मठों या निजी संग्रहों में है, जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। डिजिटल होने के बाद कोई भी कहीं से भी इन ग्रंथों को पढ़ सकेगा, उन पर शोध कर सकेगा। ये भारत की बौद्धिक परंपरा को दुनिया के सामने लाने और खासकर नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक शानदार तरीका है। ये तो वाकई एक बेहतरीन काम है, अपनी विरासत को संभालना और उसे सबके लिए सुलभ बनाना। बहुत अच्छा। तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। भारत में नए उपराष्ट्रपति के संवैधानिक महत्व से लेकर वो भारत मॉरिशस के बीच रुपए में व्यापार की रणनीतिक कोशिशों तक। हाँ, और घरेलू महंगाई की पहेली को भी समझने की कोशिश की, जिसमें खाना सस्ता हुआ पर बाकी चीजें महंगी हो गईं। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमने नेपाल में वो ऐतिहासिक लेकिन नाजुक सत्ता परिवर्तन देखा। जी। और पोलैंड रूस सीमा पर बढ़ते सैन्य तनाव और यूक्रेन युद्ध के बदलते आयामों को भी देखा, खासकर कैसे वो अब रूस की ऊर्जा नब्ज पर चोट कर रहा है। हाँ, और साथ ही भारत की अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने की ज्ञान भारतम जैसी पहल पर भी नजर डाली। इन सब बातों को जोड़कर देखें तो एक सवाल मन में आता है। जरूर। क्या सवाल है? हम देख रहे हैं कि भारत जैसे देश अपनी मुद्रा जैसे रुपए में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, डॉलर पर निर्भरता कम करना चाह रहे हैं। हाँ। दूसरी तरफ यूक्रेन जैसा देश रूस की ऊर्जा सप्लाई लाइन पर हमला कर रहा है, जो एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी है। जी। क्या ये सब संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक ज्यादा बिखरे हुए, खंडित यानी फ्रैगमेंटेड दौर की तरफ बढ़ रही है, जहां देश या तो अपने दम पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वैश्विक सिस्टम की कमजोर कड़ियों को निशाना बना रहे हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारणीय सवाल है। जो घटनाएं हमने आज डिस्कस की, चाहे वो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश हो या ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले, ये निश्चित रूप से इशारा करती हैं कि वैश्वीकरण का वो दौर शायद बदल रहा है, जिसे हमने पिछले कुछ दशकों में देखा था। ऐसा लगता तो है। देश अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपनी सप्लाई चेन और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर कहीं ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। अब ये डीग्लोबलाइजेशन है या एक नए किस्म का रीग्लोबलाइजेशन, जहां क्षेत्रीय ब्लॉक या समान विचारधारा वाले देशों के समूह ज्यादा मायने रखेंगे, ये देखना होगा। मतलब दुनिया बदल रही है। बिल्कुल, लेकिन ये तय है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही हैं, और इस बदलती दुनिया के मायने क्या होंगे, ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जानकारी हासिल करते रहें। धन्यवाद।